नमस्कार दोस्तों। इस समय पूरे विश्व में एक ही चर्चा है और वो है इजराइल हमास युद्ध की। सोचने वाली बात तो ये भी है कि इसे इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध नहीं कहा जा रहा, जिसका सीधा मतलब ये है कि युद्ध किसी देश की सेना या सरकार के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक आतंकी संगठन के खिलाफ है। तो अब इस पूरे युद्ध में जुड़ी हुई लगातार जो खबरें हैं, आप बीते कुछ दिनों से देख रहे हैं। क्लिक इंडिया भी लगातार इस मुद्दे पर अपनी नज़र बनाए हुए है और आपके हर खबर जिसका आधार और उसका जो इफेक्ट है वो बड़ा हो सकता है, वो आप तक लेके आ रहे हैं। लेकिन इस पूरे युद्ध से जुड़ा एक और एंगल भी है जो कि आज हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे और उस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस विवाद में गलती किसकी है। क्या ये इजराइल की गलती है या फिर ये फिलिस्तीन की, या फिर फिलिस्तीन के वो संगठन जो समय समय पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं जैसे कि हमास, क्या ये उन लोगों की गलती है? आज डेमोक्रेसी 360 में करेंगे इसी विषय पर चर्चा और देंगे आपके हर सवाल का जवाब। नमस्कार, मेरा नाम है सोमवीर कौशिक और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले इस विषय को बहुत ही शॉर्ट में समझते हैं, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, क्योंकि किसी भी मुद्दे को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप उसकी जड़ तक ना पहुंचे। ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे और इसकी शुरुआत करते हैं साल 1948 से पहले तक इजराइल नाम का कोई देश नहीं था। जहां आज इजराइल है वहां फिलिस्तीन था, जो कि आज भी है। लेकिन इजराइल नाम का देश होने का ये मतलब नहीं है कि यहाँ कभी यहूदी नहीं रहते थे। ईसाई धर्म और इस्लाम के अस्तित्व में आने से पहले इस स्थान पर यहूदी धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। अगर हम ये कहें कि मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर क्षेत्र में यहूदी थे तो ये गलत नहीं होगा। वैसे एक बहुत ये अलग टॉपिक है और इस पर हम अलग से एक वीडियो भी बना सकते हैं। अभी हम हाल ही के घटनाक्रम पर बात करेंगे, उसी को समझते हैं। तो साल 1947 में यूएन ने फिलिस्तीन के बंटवारे का एक प्रस्ताव रखा। ये प्रस्ताव फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्यों में बांटने का था, जबकि यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने का प्रस्ताव था। यहूदी नेताओं ने इस प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन अरब नेताओं ने इसकी मंजूरी नहीं दी। अब साल 1948 में इजराइल ने अपने आप को देश घोषित कर दिया और इसी के अगले दिन अरब देशों ने भी इजराइल पर हमला बोल दिया। अरब देशों को लगा था कि नया नया देश बना है, शायद युद्ध को ना संभाल पाए, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। एक साल तक चले इस युद्ध में इजराइल की जीत हुई और साल 1949 में तमाम अरब देशों ने अपनी हार भी स्वीकारी। लगभग एक साल बाद 1949 में यह युद्ध खत्म हुआ। नतीजन इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र की प्रस्तावित सीमाओं से परे अपनी सीमाओं का विस्तार किया। युद्ध के दौरान हजारों फिलिस्तीनी या तो भाग गए या फिर बेघर हो गए। इस घटना को नकबा कहा जाता है। लेकिन इजराइल को अपने भविष्य में अभी कई और युद्ध देखने थे और फिर साल 1967 आया जब इजराइल पर 3 देशों ने मिलकर हमला किया और वो देश थे मिस्र, सीरिया और जॉर्डन। इस युद्ध को इजराइल ने 6 दिन में ही खत्म कर दिया था, जिसे इतिहास में 6 डे वॉर भी कहा जाता है। इस युद्ध का परिणाम यह निकला कि इजराइल ने मिस्र से गाजा पट्टी और सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम और सीरिया से गोलान हाइट्स को अपने कब्जे में ले लिया, उसे जीत लिया। बाद में कैंप डेविड समझौते के बाद 1982 में सिनाई को मिस्र को वापस कर दिया गया और मिस्र ने इजराइल को पहली बार एक देश के रूप में स्वीकारता दी, यानी मान्यता दी। साथ ही एक शांति प्रस्ताव भी साइन किया गया। वहीं जॉर्डन ने भी इजराइल के साथ एक शांति प्रस्ताव का समझौता किया और इजराइल के साथ एक शांति प्रस्ताव के बाद जॉर्डन ने भी इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता दे दी। लेकिन इस दौरान कुछ बड़ी तो कुछ छोटी मोटी घटनाएं लगातार होती रही और ये हिंसक घटनाएं बड़े पैमाने पर भी कभी कभी देखने को मिली। इसके बाद समय आता है ओस्लो समझौते का। इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि PLO के बीच में समझौते में से एक समझौता ये भी था। समझौते के तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी का गठन हुआ और PLO ने इजराइल को मान्यता दे दी। इस समझौते ने वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में कुछ इलाकों में फिलिस्तीनी नियंत्रण को ट्रांसफॉर्म करने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया। इसी बीच इजरायली सेनाएं अपने बस्तियां छोड़कर गाजा पट्टी से एक तरफा हटती हुई चली गई, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अभी भी गाजा पट्टी पर इजराइल का नियंत्रण मानता है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल गाजा पट्टी से बाहर जाने और अंदर आने वाले हर चीज पर अपनी निगरानी रखता है, नियंत्रण रखता है, चाहे वो बिजली हो या खाने या पीने के सामान हो। वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों का निर्माण विवाद का मुद्दा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन बस्तियों को अवैध माना जाता रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार गाजा पट्टी में सबसे ज्यादा संघर्ष देखने को मिला है और यह संघर्ष कितना हिंसक रहा है उसका अंदाजा आप इन आंकड़ों से लगा सकते हैं। 2008 से अब तक इस संघर्ष में सबसे ज्यादा मौतें गाजा पट्टी से हुई है। आंकड़े बताते हैं कि 2008 से अब तक गाजा में 5360 फिलिस्तीनी तो 52 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है।
वेस्ट बैंक में 1007 फिलिस्तीनी तो 138 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। वहीं इजराइल में 37 फिलिस्तीनी तो 117 इजरायली नागरिकों की मौत हुई है। अगर इन मौतों को हम उम्र और लिंग के हिसाब से बांटें तो देखने को मिलेगा कि फिलिस्तीनी नागरिकों की कुल मौत में से 4326 पुरुष और 626 महिलाओं की मौत हुई है। तो वहीं 18 साल से कम उम्र की अगर लड़कियोों की बात की जाए तो वो आंकड़ा भी आपको थोड़ा चौंका देगा। 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की संख्या 275 है, तो वहीं लड़कों की संख्या 1162 है। यही आंकड़े इजराइल की दृष्टि से देखें तो कुल उनकी मौत में से 247 पुरुष और 36 महिलाएं। वहीं उम्र के हिसाब से 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की संख्या 6 है, तो वहीं लड़कों की संख्या 19 है। यहाँ हम हाल ही के हमलों की बात नहीं कर रहे क्योंकि उसका आधिकारिक आंकड़ा अभी आना बाकी है और वो युद्ध लगातार अभी जारी भी है, तो उसको हमने यहाँ पर अभी तक ऐड नहीं किया। देखिए 365 वर्ग किलोमीटर में फैला गाजा पट्टी, लगभग 22 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं वहां पर। इजराइल दावा करता है कि गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण है, जबकि यहां रहने वाले फिलिस्तीनी इजराइल पर निर्भर हैं। फिलहाल इजराइल के साझेदार खास तौर पर अमेरिकी हमास के खिलाफ जंग लड़ने के लिए उसे सैन्य मदद दे रहा है, लेकिन सीज फायर को लेकर बात करनी होगी क्योंकि गाजा में आम नागरिक भी रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र, मिस्र और कतर मध्यस्थता कराने में जुटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे लड़ाई किस बात की, यहाँ लड़ाई अस्तित्व की है, ये लड़ाई है धरोहर की, ये लड़ाई है इतिहास की, ये लड़ाई है भविष्य की और ये लड़ाई है प्रभुत्व की यानी कि डोमिनेंट की। इजराइल यानी यहूदी इसलिए भी संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि 2500 साल से लंबे समय तक उनके पास कोई घर नहीं था और यदि वो इस वक्त अपनी हार मान लेते हैं, यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ से निकाल दिए जाते हैं, तो भविष्य में उन्हें कभी घर नहीं मिल सकता। यहाँ अरब देशों को भी समझना होगा कि फिलिस्तीनियों को युद्ध की आग में झोंककर आप ना मुसलमानों का भला कर रहे हैं और ना ही सही तरीके से इजराइल का विरोध कर रहे हैं। यूएन जिस 2 स्टेट थ्योरी को अप्लाई कर रहा था उसे शांतिपूर्वक यदि अपनाया होता तो ये खूनी संघर्ष आज नहीं देखने को मिलता। हमास को भी इस समय निर्दोष नागरिकों की जान की परवाह करनी चाहिए। बदले की आग में सिर्फ मानवता जलेगी, सत्ता तो और अधिक पकती चली जाएगी। आपको क्या लगता है इजराइल हमास युद्ध में गलती किसकी है? हमने यहाँ इस विश्लेषण में किसी धर्म या किसी एक पक्ष को साथ में लेकर नहीं चला, बल्कि ये तथ्यों के आधार पर एक पहलुओं को बांटा गया है और विश्लेषण किया गया है कि आखिर तथ्य और इतिहास क्या कहता है। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है इजराइल फिलिस्तीन या फिर इजराइल हमास के इस संघर्ष के बीच में गलती किसकी है? आखिर इस पूरे विवाद के बीच में इंसानियत मर रही है, आम नागरिकों की जान जा रही है, छोटे छोटे मासूम बच्चे भी अपनी जिंदगी को खो रहे हैं। आपका जो रिप्लाई है वो हम कमेंट बॉक्स में उसका इंतजार करेंगे। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।